students, how are you all? So now we are going to start the chapter number 13 of class 10 science, that is magnetic effects of electric current. So it is a quite easy concept as per the GSEB syllabus 2020. अगर हम GSEB के syllabus के हिसाब से देखें तो बहुत easy chapter बचा दिया है, क्योंकि जो बड़े concepts से उन्होंने निकाल दिए हैं. So it is quite easy for you, quite good thing for the students of GSEB. अगर हम इसमें बात करें बेटा तो एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. साइंटिस्ट से, ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट है. ही वॉज वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट और बिफोर दैट नाइट, उस रात से पहले, उस दिन से पहले ऐसा माना जाता था दैट इलेक्ट्रिसिटी वॉज द अनदर फील्ड, मैग्नेटिज्म वॉज अनदर फील्ड. मैग्नेटिज्म को सिर्फ खिलौनों के जैसे यूज हुआ करता था. मैग्नेट कैसे है? हाँ, खिलौना. क्लियर? सो दैट वॉज ए टॉय. एक यूज था मैग्नेट का. अच्छा, कौन सा? कंपास यूज करते थे. कंपास और डायरेक्शन दिखाता है ना. हाँ, तो नॉर्थ साइड्स दिखाता है. वो भी 11वीं सेंचुरी से पहले से. वैसे तो बहुत सालों से इंडिया में तो बहुत सालों से वो कंपास का यूज हुआ करता था. क्लियर? तो कंपास आप खुद से भी बना सकते हो. एक बड़ा सा वेसल लो जिसमें पानी भर लो, उसमें कोई एक पत्ता लो, जैसे पीपड़ो, उसका कोई एक पत्ता ले लो, अच्छा सा बड़ा सा पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक छोटा सा नीडल रखो, सोई. पत्तों के बीच में सोई रखो और उस पत्ते के ऊपर सोई हमने नीडल रख दिया है और उसको रख दो पानी के ऊपर. नाउ द एज ऑफ दैट लीफ विल ऑलवेज बी ऑन द नॉर्थ. आप उसे कोई भी डायरेक्शन में पत्ता को रखोगे, इफ यू विल प्लेस द लीफ ऑन एनी डायरेक्शन, इट विल मूव इट्स एज. उसका जो नुकीला पोर्शन होता है ना, हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इस तरीके से कंपास का सोचा है कि हाँ, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उससे मैग्नेट्स बनना स्टार्ट हुए और उससे कंपास बनना स्टार्ट हुआ, जिससे नेविगेशन इजी होने लगा. इसीलिए इजीली हम सी, वैसे हम अर्थ देखें तो मोर देन 70% इज वाटर एंड आउट ऑफ द होल सी नॉट 5% ऑफ सी इज नोन टू ह्यूमन बींग्स. कि ये जितने भी सीज हैं, हम इतने सारे वीडियोस देखते, इतने पानी वानी में चीजें करते रहते, इतना सारा मूवमेंट होता है, नॉट 5% ऑफ द टोटल सी इज known to us. More than 95% of the whole sea is mystery to the human beings. कि हमें पता ही नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है. हमें सिर्फ 5% सी के बारे में पता है, और उसमें भी इतनी सारी हमें स्पीसीज मिली है कि सिर्फ 5% की बात करें तो उसमें से हमें इतनी सारी चीजें, इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने डिफरेंट स्पीसीज मिले हैं जितना लैंड पे पॉसिबल नहीं है. क्लियर? हम लैंड पे स्पीसीज गिने तो स्पीसीज यानी कोई ना कोई एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, जैसे एंट, लिजर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के. तो इन सभी स्पीसीज को मिला दे तो भी जो हमें सी में से मिला उसके 5% में से भी ज्यादा मिल जाती है. टोटल 5% ऑफ द सी में से भी ज्यादा स्पीसीज हमें मिल जाती है. तो एक्वेटिक स्पीसीज बहुत ज्यादा है. अभी हम दूसरे कंपास पे बात करते हैं, वापस आ जाते हैं. सो नाउ कंपास का इन्वेंशन हुआ तो फिर डायरेक्शंस इजीली हो गए, तो सी रूट्स ज्यादा डेवलप होने लगे. नाउ आई हेनरी ऑर्स्टेड. अब तक तो क्या था कि दैट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फील्ड है, मैग्नेटिक अलग फील्ड है. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी अलग है, चैप्टर नंबर 13 अलग है, मैग्नेटिज्म. फिर हेनरी ऑर्स्टेड की वजह से हमें पता चला कि हाँ, ये तो दोनों सगे भाई है. इलेक्ट्रिसिटी इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रिसिटी. तो एक ही चीज होती है. कैसे होती है देखते हैं आगे. तो हुआ क्या, एक रात को हेनरी ऑर्स्टेड अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे. साइंटिस्टों को काम भी क्या होता है, बीवी बच्चे तो होते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं, पागल हो जाते काम करने में. क्लियर? तो देर रात तक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. तो एक्सपेरिमेंट्स में हुआ क्या, फिर वो कंटाल गए, कुछ हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या था. तो उन्होंने लगा कि चलो अभी देर हो गई, 2, 2:30, 3 बज गए, सोने चलते हैं. तो रात को सोने चल रहे थे. तो मतलब वहां पे साइड में एक मैग्नेट खड़ा तो नहीं था, रखा था. तो मैग्नेट उठा के ले गए. मैग्नेट उन्होंने उठाया तो उसके नजदीक में गैल्वेनोमीटर था. गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है बेटा? गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है. तो ए मीटर क्या करता है? ए मीटर और वोल्ट मीटर, ए मीटर करंट को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करता है. लेकिन गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है. अगर आप, मैंने इस 12th में भी समझाया था, 12th चैप्टर में भी, यहां पे भी वापस समझा रहा हूं दैट अगर आप बाइक लेके जा रहे हो, बाइक में पंचर हो गया तो बाइक को रेंगते रेंगते आप ले जा रहे हो,
तो रेंगते रेंगते ले जाओगे तो भी बाइक का कोई ना कोई स्पीड होगा कि नहीं होगा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आराम से 3 किलोमीटर तो आप कट ही कर सकते हो। सो इट इज ए स्पीड, लेकिन वो बाइक का जो एरो होगा, जो नीडल होगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। स्पीडोमीटर आपको स्पीड नहीं दिखाएगा, है ना, जो वहां पे ओडोमीटर में कोई चीज चेंज नहीं होगी। वाई? क्योंकि वो स्पीड को मेजर करता है, स्पीड को डिटेक्ट नहीं। बहुत ही कम स्पीड होगा ना तो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली एमीटर का भी वैसा ही काम है। बहुत ही माइनर माइक्रो एम्पियर का अगर कोई करंट आ जाता है, उससे भी कम करंट आता है, तो एमीटर उसको मेजर नहीं कर सकता, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे फोन्स में, बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स में, तो एडवांस टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें हम, जो आयरन मैन वाला सूट था, पता है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो हमने वो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें तो बहुत ही माइनर करंट की जरूरत पड़ती है बेटा। तो उतना माइनर करंट कभी भी कोई एमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको मेजर नहीं कर पाएगा। उसको डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है कि नहीं है, दैट इज डिटेक्शन। कितना है उससे दिक्कत नहीं है हमें, है कि नहीं है करंट। अगर माइनर से भी माइनर करंट है, नैनो एम्पियर, बहुत ही 0.0000 थाउजेंड्स ऑफ 01 एम्पियर करंट है, तो भी गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना। तो सपोज यहां पे एक डिवाइस था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में एक वायर कनेक्टेड था। सपोज कॉपर वायर, जनरली हम जो वायर लेते हैं वो कॉपर का वायर था। यहां पे एक पड़ा था मैग्नेट। क्या पड़ा था बेटा? मैग्नेट। ओर्स्टेड ने यहां से मैग्नेट उठाया तो गैल्वेनोमीटर का जो स्क्रीन होता है, गैल्वेनोमीटर का एक स्क्रीन होता है जहां पे नीडल यहां पे ऐसे रखा होता है, तो नीडल ने पूरा डिफ्लेक्शन दिखाया कि पूरे गैल्वेनोमीटर में करंट आया। ओर्स्टेड ने देखा ये कहां से आया भाई? फेराडे ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिखाया। तो ये फेराडे और ओर्स्टेड की बात करें तो पता नहीं चला उनको कि कहां से करंट आया, कि इनके बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं। जैसे ही मैग्नेट उठाया तो डिफ्लेक्शन दिखाया। अभी उनको तो मैग्नेट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि मैग्नेट कुछ होता है, वो तो खिलौने के जैसे काम कर रहा था। तो यहां पे डिफ्लेक्शन दिखाया तो ओर्स्टेड वापस बैठ गए, सोने जा रहे थे वापस बैठ गए। उन्होंने बोला कि कुछ तो गफला है यहाँ पे। क्या गफला है देखते हैं। तो उसने वापस यहाँ पे देखा कि उसको तो मैग्नेट हाथ में ऐसा तो कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि नाउ आई नो दैट मैग्नेट उनकी वजह से हो रहा था, लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि मैग्नेट है। तो उन्होंने तो वापस मैग्नेट रखा, तो वापस डिफ्लेक्शन दिखाया। देखो अगर करंट कंप्लीट, ये देखो गैल्वेनोमीटर है, मेरा हैंड एरो दिखाता है। अगर कंटिन्यूअस करंट है कि करंट आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है ना, तो एरो इस तरीके से जा रहा है। समझ में आया? लेकिन एक बार करंट आया और चला गया, मतलब पूरा डिफ्लेक्शन हुआ, वापस जीरो पे आ गया। समझ में आ रहा है? अगर वहां पे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट की कोई बैटरी लगाते तो बैटरी की वजह से उसमें करंट, जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाती तब तक करंट फ्लो होता रहता है, तो तब तक गैल्वेनोमीटर कैसा रहेगा? उसका एरो इस तरफ रहेगा। लेकिन जैसे ही ओर्स्टेड ने मैग्नेट को उठाया तो गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज हुआ? एक बार एरो गया, वापस आ गया। ओर्स्टेड को दिखा, उसको पता नहीं चला मैग्नेट की वजह से, लेकिन उसको पता चला कुछ तो हुआ। उसने चेक किया कि हाँ भाई इसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर को उठा के चेक किया कि पीछे पीछे कुछ लगा है, कुछ नहीं था। सिर्फ एक बार ऐसे एरो करके वापस गया। समझ में आया? तो उसको कुछ पता चला नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, कोई बैटरी से कनेक्शन नहीं है। फिर उन्होंने समझ लिया कि रात ज्यादा हो गई है, ज्यादा पीवी ली होगी, तो पता नहीं ऐसे ही कुछ हुआ होगा, कुछ गलती होगी गैल्वेनोमीटर में। वापस मैग्नेट को उठाया, चलने लगे। जैसे ही मैग्नेट को उठाया वापस डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आगे चला गया, तो वापस बैठने गए। जैसे ही मैग्नेट को वापस टेबल पे रखा, वापस डिफ्लेक्शन आके चला गया। फिर उनको लाइट हुआ कि ये मैग्नेट की वजह से कुछ हुआ है। 2-3 बार ऐसा हुआ तो उनको पता चला कि हाँ, जैसे ही मैग्नेट को उठाते हैं तब यहां पे डिफ्लेक्शन दिखाता है, जैसे ही मैग्नेट को रखते हैं वापस एक बार डिफ्लेक्शन दिखाता है। उनको आया बड़ा मजा, उनको बड़ा मजा आया कि भाई यहां पे कनेक्शन कोई है नहीं, मैग्नेट की वजह से गैल्वेनोमीटर में नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, करंट डिटेक्ट करवा रहा है। साल भर ऐसा करते रहे, उनको बड़ा मजा आया कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैग्नेट की वजह से करंट है, मैग्नेट की वजह से अगर करंट है, सोचो अगर मैग्नेट की वजह से करंट है तो एक बार आके चला क्यों जा रहा है?
सिर्फ एक ही बार करंट आता है, वापस जीरो पे निडल आ जाता है। अगर कंटिन्यूस करंट होता तो निडल पूरा डिफ्लेक्शन वहीं का वहीं रहता, लेकिन एक बार आ जाता है वापस जीरो पे आ जाएगा। क्लियर? तो ओस्टेट को समझ में नहीं आया कि अगर मैग्नेट की वजह से करंट आ रहा है तो कंटिन्यूस आना चाहिए ना, मैग्नेट बाजू में ही रखा है, मैग्नेट तो नजदीक ही रखा है, तो कंटिन्यूस करंट क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए वो समझ नहीं पाए कि वो मैग्नेट से आ रहा है, तो मैग्नेट से क्यों आ रहा है, उनको कंफ्यूजन हुआ कि सही में मैग्नेट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो यहां पे ये कंफ्यूजन हुआ, ये कंफ्यूजन ही रहा। ओर्स्टेड का पूरा जिंदगी निकल गया, लेकिन उनको पता नहीं चला, पूरी जिंदगी वो यही करते रहे, मैग्नेट रखना है, गैलोमीटर डिटेक्ट हुआ, मैग्नेट लिया, वापस करंट दिखा के जीरो, रखा, वापस करंट दिखा के जीरो, लिया, करंट दिखा के जीरो, वापस मैग्नेट रखा, करंट दिखा के जीरो, उठाया, दिखा के जीरो, रखा, उठा के जीरो, लिया, उठा के जीरो। पूरी जिंदगी ये करते रहे, बहुत सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। क्लियर? फिर वो क्यों होता है, मैग्नेट की वजह से ही होता है, उनको पता चला, लेकिन क्यों मैग्नेट की वजह से होता है, कैसे होता है, ये समझाया फैराडे ने। तो ओर्स्टेड को तो थोड़ा लिंक मिला, लेकिन वो समझाया किसने? फैराडे ने। फैराडे ने क्या समझाया वो हमें समझना है, उसके लिए पहले हमें मैग्नेट को समझना पड़ेगा। मैग्नेट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम सिंपल मैग्नेट ही इस चैप्टर में यूज करेंगे। और वो कौन सा मैग्नेट होगा हम देख लेते हैं, दैट इज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यानी जनरली जो हम मैग्नेट यूज करते हैं उसे बार मैग्नेट ही कहा जाता है। जो नॉर्मल मैग्नेट हम यूज करते हैं वो देखते हैं बेटा। कौन सी चीज हम देखने जा रहे हैं बेटा? बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है? सी दिस इज द सिंपल बार मैग्नेट। रेक्टेंगुलर पीस होता है, वैसे तो क्यूबॉइडल कहते हैं, क्यूब नहीं कह सकते, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें होगी। नाउ दिस मैग्नेट हैज ए टू साइड्स, इट इज ए नॉर्थ पोल एज वेल एज इट इज ए साउथ पोल। मैग्नेट होता है तो मैग्नेट की दो पोल्स होते हैं, दो साइड्स होती है, वन इज द नॉर्थ पोल, अनदर वन इज द साउथ पोल। वन इज द नॉर्थ पोल, अनदर इज द साउथ पोल। ये चीजें आपको पता है थोड़ी बहुत। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेट का रेंज कितना होता है? मैग्नेट क्या काम करता है? कोई भी आयरन या मेटालिक ऐसी कोई चीज होती है, फेरोमैग्नेटिक चीज होती है, उसको अट्रैक्ट करता है। कुछ ऐसे मेटल्स है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। तो सपोज हम रेंज की बात करते हैं बेटा। रेंज देखना बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे। मैंने यहां पे आयरन की कोई चीज रखी, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, हाँ या ना? आयरन की कोई चीज मैं यहां पे रखता हूं तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन मैं आयरन की चीज इतनी दूर रख रहा हूं तो शायद अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? आयरन की चीज यहां पे रख रहा हूं कि पहले यहां पे रखी तो अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा दूर रखता हूं तो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर उतने ही दूर में कोई छोटा सा आयरन का पीस रखता हूं, सिंपल छोटा सा, तो शायद अट्रैक्ट कर लेगा, तो शायद अट्रैक्ट कर लेगा। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बड़ा सा आयरन का ब्लॉक लगाओ, बड़ा सा आयरन का पीस नजदीक रखो, अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ा दूर रखो तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन उस बड़े पीस की जगह आप कोई छोटा पीस लगाओ तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्यों? क्लास 9 चैप्टर, हाँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 9, इनर्शिया। इनर्शिया इट मींस कि बॉडी को हिलाने के लिए एक मिनिमम फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, उसको हिलाना है तो थोड़ा फोर्स तो चाहिए। नाउ जितना दूर जाएंगे ना फोर्स कम होता जाता है। जितना दूर जाते हैं मैग्नेट से उतना फोर्स कम हो जाता है। उतना पता है कि नहीं है? दो मैग्नेट नजदीक रखते हो तो अट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा दूर रखते हो तो अट्रैक्ट हो पाता नहीं है। लेकिन वो अट्रैक्ट मतलब वहां पे फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स उतना कम है कि उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ग्रेविटी, ग्रेविटी की रेंज क्या होती है? अर्थ का ग्रेविटी का रेंज क्या है? ग्रेविटी की कोई रेंज ही नहीं होती है। ग्रेविटी का कोई रेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है? F इज टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज दिस? m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, व्हाट इज m2? दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G का वैल्यू था 6.67 × 10⁻⁻11,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। वो तो इसका यूनिट है, वो याद मत रखो, लेकिन ये वैल्यू थी। डी क्या होता है? तो डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखते हैं। अभी कोई दो ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा? कोई भी दो ले लिए, दो मार्कर ही ले लिए, चलो दो मार्कर ले लिए, दोनों का 10-10 ग्राम मास ले लेते हैं, जी की वैल्यू है, तो मुझे उनके बीच में फोर्स तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। यहां पे सपोज कुछ ना कुछ समवॉट 0.1 न्यूटन, 2 न्यूटन, कुछ ना कुछ न्यूटन में मुझे फोर्स मिलेगा। क्लियर? अगर मैं डिस्टेंस दूर कर रहा हूं, मतलब इंक्रीज करता हूं, इन दोनों को दूर कर दिया मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। सो अगर ये डिवीजन में कोई चीज बड़ी वैल्यू आती है तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा डिक्रीज। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस। लेकिन मैं कितना भी दूर रख दूं, कभी फोर्स जीरो नहीं हो सकता। कभी भी फोर्स जीरो, वो कम हो सकता है लेकिन जीरो हो सकता नहीं है। तो मतलब जितना दूर जाओगे फोर्स कम हो जाएगा लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता। द सेम थिंग हैपन्स विद द मैग्नेट। क्यों मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स समझाया आपको? क्योंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं, हम लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भाई कूदते वापस नीचे ही आते। समझ में आया? तो सिमिलरली जो ग्रेविटी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका भी कोई रेंज नहीं होता, वो इंफिनिटी तक चलता है। लेकिन जितना दूर जाओगे उसका फोर्स कम होता जाएगा और फिर बाद में फोर्स उतना कम होगा कि किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, बट फोर्स होता जरूर है। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां तक उसकी रेंज है? इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी, उसका कोई रेंज नहीं होता। नाउ मैग्नेटिक फोर्स कैसे वर्क करता है? तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। क्या कॉन्सेप्ट आया बेटा एक नया? ध्यान रखो, मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर वर्क करता है। कहां पे वर्क करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस होती कहां है, कैसे पता? मैग्नेट एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स थरोली नहीं है कि यहां से लेके यहां तक, पूरा नहीं है कि भाई मैग्नेट का रेंज बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा बीच बीच में सभी जगह पे। कैसे पता चला? एक पेपर लिया हमने, एक पेपर ले लिया और पेपर के नीचे मैग्नेट रखा, या तो फिर पहले पेपर ले लो, पेपर के ऊपर आयरन का पाउडर लगा दो। किसका? आयरन, Fe, जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट हो सकता है, और Fe मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट Fe से अट्रैक्ट होता है। सो नाउ आयरन का पाउडर हमने छिड़क दिया पूरे पेपर में। जैसे ही हमने नीचे मैग्नेट रखा तो आयरन का जो पाउडर था ना स्पेसिफिक लाइंस में अरेंज हो गया। क्या हो गया बेटा? स्पेसिफिक लाइंस में अरेंज हो गया। कौन सी लाइंस पे? तो यहां पे देखते हैं कि वो आयरन का पाउडर था ना ऐसे लाइंस में अरेंज हो गया। समझ में आया? सिर्फ ये लाइंस पे ही अरेंज हो गया। यहां पे मैंने लाइंस बहुत कम बनाई है, वो लाइंस थोड़ी ज्यादा थी कि यहां पे भी 5, 7, 10, 15 लाइन इनके बीच में थी, बट था जरूर। आप नोटिस कर सकते हो कि हाँ ये कुछ पैटर्न में अरेंज हो गया इस तरीके की। क्लियर? मतलब पता क्या चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सारों को क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स है ना इस लाइन पे ही वर्क करता है। यहां पे बीच में मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, यहां पे बीच में कहीं पे नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स होता कहां पे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, बीच में कहीं पे भी मैग्नेटिक फोर्स होता नहीं है। अगर यहां पे आपने आयरन का पाउडर रखा हुआ है, आपने अगर आयरन का पाउडर यहां पे रखा हुआ है तो वो या तो फिर यहां पे चिपक जाएगा या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अरेंज हो गया। इसीलिए हमें पता चला कि हाँ ऐसा कुल फील्ड लाइंस जैसा होता है। और इस फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना है बेटा हमें। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो चीज है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। क्या करता है बेटा?
मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखना है बेटा। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज दैट मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो समझ में आ गया। कैसे पता चला? पेपर के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स यानी आयरन का पाउडर लगा दिया, नीचे मैग्नेट रखा, तो सारा का सारा पाउडर ऐसे लाइंस में अरेंज हो गया। इस तरीके से बीच में मैग्नेट था तो उसके हिसाब से इस लाइंस में अरेंज हो गया। तो जिससे हमें पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स होता है ना सिर्फ फील्ड लाइंस के ऊपर होता है, दो फील्ड लाइंस के बीच में होता नहीं है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल। कहां से स्टार्ट होती है बेटा? नॉर्थ पोल में से। और कहां पे एंड करती है? इट एंड्स इन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर? वो उसकी डायरेक्शन कैसी है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस moves from north pole to south pole। हाँ, यहां पे एक और चीज हम लिखेंगे, लेकिन ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने किस में बात की? मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एंड्स इन द साउथ पोल। स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एंड्स इन द साउथ पोल। बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें इनसाइड द मैग्नेट, कहां पे देखना है बेटा? इनसाइड द मैग्नेट। तो इनसाइड द मैग्नेट में इस तरीके से वर्क करती है। कैसे? समझ में आया? क्लियर? तो इसमें डायरेक्शन कौन सी है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। थर्ड वन, इट मूव्स साउथ टू नॉर्थ inside the magnet। डायरेक्शन कैसी है? नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। याद रखना है तीनों पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पूरा का पूरा फोर्स कहां पे? इस लाइंस के ऊपर है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स इन साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर की बात है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। नाउ अनदर थिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे देखो, ये पैरेलल दिख रही है आपको? पैरेलल है, सीधा जा रही है, एक दूसरे से डिस्टेंस सेम है? नहीं, यहां पे डिस्टेंस कम है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे पैरेलल नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे पैरेलल होगी। यहां पे क्या है बेटा? पैरेलल टू ईच अदर है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड द मैग्नेट। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे मेरा स्पेस कम हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MgL आर, आपको पूरा लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर inside the magnet। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो स्टार्ट यहां से हुई और वहीं पे एंड हो जाती है। देखो स्टार्ट वहां से होती है, वहीं पे एंड होती है। सभी की सभी देखो कहीं पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, कहीं पे भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कोई भी फील्ड लाइन देख लो, कोई एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MgL क्यों लिखा था मैंने?
magnetic field lines never intersect each other. Clear? Sixth point. Magnetic field lines never intersect each other. Now the sixth point, that they form a closed loop. देखो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, सारे का सारा क्लोज लूप बनाती है. सर्कल तो नहीं, लेकिन जहां से शुरू होती है वहां पे एंड हो जाती है, मतलब कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स द क्लोज लूप, फॉर्म्स द क्लोज लूप. क्लोज लूप यानी सर्किट के जैसे. 12th चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था कि कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है तो वापस एंड होना चाहिए. तो ये देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई तो वहीं पे एंड होगी, मतलब एक क्लोज लूप बन रहा है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्लोज लूप बनाता है. इनसाइड द मैग्नेट पैरेलल होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट. क्लियर? तो ये सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट समझ लो. 7th पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले ये 6 पॉइंट आपको समझ में आएंगे, देन एंड देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द 7th पॉइंट. मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. की मैग्नेटिक फोर्स कहां पे वर्क करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द मैग्नेट. Magnetic field lines moves from south to north inside the magnet, outside the magnet north to south, inside the magnet south to north. Now they never intersect each other. देखो intersect नहीं करते हैं, they form the closed loop. Closed loop बनाते हैं, intersect नहीं करते हैं, and inside the magnet they are parallel to each other. They are parallel to each other. Clear? तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? That magnetic force works on magnetic field lines. Magnetic field lines moves from north to south outside the magnet. It moves from south to north inside the magnet. Magnetic field lines are parallel to each other inside the magnet. Inside the magnet parallel है. Magnetic field lines never intersect each other. Magnetic field lines forms the closed loop. क्या बनाता है बेटा? क्लोज लूप बनाता है. क्लियर? नाउ मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लगता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर. क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, उसके अलावा फोर्स कहीं पे होता नहीं है. कितना फोर्स लगता है? बात आती है कि हाँ फोर्स तो है, बट हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स? अर्थ अट्रैक्ट्स दी अनदर ऑब्जेक्ट, कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बट हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स? उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, F = G m1 × m2/d². सो उससे हम फाइंड कर सकते हैं दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट. मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स? यहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो उतना शुक्र मानो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे. न्यूमेरिकल्स आता है दिमाग घूमता है. क्लियर? लेकिन याद रखना है यहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन अगर आयरन का पीस है, आपने एक आयरन का पीस लिया, सपोज ये समझ लो कि ये मार्कर है, वो आयरन पीस है, तो अभी इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट बाय द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट कितनी फील्ड लाइंस को कट करता है? फील्ड लाइंस तो दिख रही है आपको, ये ऑब्जेक्ट कितनी फील्ड लाइंस को कट करता है, उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगा. देखते हैं, यहां पे ध्यान से रखो. ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है यहां पे, देखो कितनी फील्ड लाइंस कट होती है? 2 फील्ड लाइंस आर कट. तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि 2 फील्ड लाइन से वो टच कर रहा है, तो कट कर रहा है, तो उतना फोर्स लगेगा. यहां पे रखा, यहां पे मैंने रखा, कितनी फील्ड लाइंस को कट करता है? 1 2 3 4 5 6. तो यहां पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 लाइंस को कट करेगा, तो यहां पे फोर्स बहुत कम होगा. यहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा. क्लियर? तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा? The magnetic force working on any object, the magnetic force applied on any object
डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट बाय दैट ऑब्जेक्ट, कि कितनी फील्ड लाइंस कट कर रहा है उसके हिसाब से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस कट करेगा, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस कट करेगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितनी कम फील्ड लाइंस कट करेगा उतना कम फोर्स होगा। दिमाग लगाओ, हमने बोला था कि भाई मैग्नेट से जितना दूर जाते हैं फोर्स कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के नजदीक रखोगे तो फील्ड लाइन ज्यादा कट होगी, दूर होते जाओगे तो फील्ड लाइंस कम कट होगी, क्योंकि जितना दूर जाते हैं लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो मतलब नंबर ऑफ लाइंस कम होती जाएगी। यहां पे रखूंगा तो सिर्फ एक होगा, यहां पे भी एक रहेगा, यहां पे रखता हूं तो दो, यहां पे नजदीक आता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, नजदीक आता हूं तो बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस कट कर रही है। समझ में आया? सो इसीलिए मैग्नेट के नजदीक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट कट्स मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार अवे देन द मैग्नेट। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ, लिखते हैं यहां पे, द amount of magnetic force on any object depends upon number of field lines। आपको तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट बाय दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज द 7th पॉइंट। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो दिस आर द 7 characteristics of the magnetic field lines। These are the characteristics of the magnetic field lines। तो आपको इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मानता हूँ, पूछने लायक क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि एक ही ऐसा क्वेश्चन बचता है जो आपको पूछ सकते हैं 2-3 मार्क में। आपको बार मैग्नेट पूरा समझाना है, मतलब ड्रॉ कर लेना है, अच्छी तरीके से नोटेशंस लगाने, साउथ पोल नॉर्थ पोल अकॉर्डिंग टू द साउथ एंड नॉर्थ आपको डायरेक्शंस लगानी है, एरोज लगाने हैं। क्लियर? वैसे तो यहाँ पे इतने डिस्टेंस में थाउजेंड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। कितनी होती है बेटा? थाउजेंड्स। हमने सिर्फ 3 दिखाई है, वरना अगर हम देखने जाए बेटा तो यहाँ पे तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। कि अगर आप देखने जाओ ना कि ये साउथ पोल है तो मतलब यहाँ पे नजदीक नजदीक बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है। क्लियर? तो उसमें तो अभी आप हम पता ही नहीं कर सकते कितनी सारी है, सिर्फ पैटर्न दिखने लायक पैटर्न बनता है। आपकी टेक्स्ट बुक में इमेज भी दिखाया गया है, जिसका ओरिजिनल इमेज दिखाया गया है, जिससे आप पता कर सकते हो हाँ इस तरीके का इमेज बनता है। प्रैक्टिकल्स अगर पॉसिबल होगा तब हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फील्ड लाइंस पॉसिबल होगी। लेकिन हमने सिर्फ इजी बना, डायग्राम अच्छा लगे, थोड़ा इजी बने और समझ में आए, इसलिए हमने 3 फील्ड लाइंस ली है और एक स्ट्रेट लाइन दी है। तो ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, वापस दूसरी तरफ से एंटर हो जाएगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। These are the magnetic field lines and these are the characteristics of the magnetic field lines। वापस फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दूंगा और हम लेक्चर एंड करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो फोर्स होता है सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर ही होता है, उनके बीच में कहीं पे फोर्स होता नहीं है। 2 फील्ड लाइंस के बीच में फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स 0 होता है। मैग्नेटिक फोर्स वर्क्स ऑन ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो थर्ड पॉइंट, इट मूव्स साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। फोर्थ वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट वो पैरेलल टू ईच अदर है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां पे तो मैंने गलती से कर दिया, इसीलिए मैंने 3-3 लाइन का बनाया था फिगर, ताकि ऐसी गलती हमसे ना हो जाए। तो वापस रब करते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स द क्लोज लूप। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, अंदर एंटर गया, वापस वहां तक, मतलब वो सर्कल पूरा कंप्लीट बनता है। सो इट मींस इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप। क्लोज लूप यानी पूरा सर्कुलर। क्लियर? नाउ द 7th एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम मैग्नेट के नजदीक रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट
डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट बाय दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कितनी फील्ड लाइंस कट करेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लियर? सो दिस आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड यानी अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मेरे साउंड वेव्स है, मैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, कहां तक जाते हैं उसे मैं कहता हूं मेरा साउंड फील्ड, वो मेरा फील्ड बन जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां तक एक्सपांड हो सकती है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। कहां तक उसका अफेक्ट हो सकता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट कहां तक अट्रैक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बड़ा मैग्नेट होता है तो उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होती है। छोटे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, दोनों का होता तो इंफिनिटी तक है, लेकिन कोई वीक होता है कोई स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है, लिख लेना है। ये जो मैंने 7 पॉइंट्स आपको लिखवाए विथ फिगर आपको 3 टाइम्स लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच।